ये कहानी लिखी गई है कविता जयंत श्रीवास्तव की ओर से। अरे ज्योति, तू वर्षों बाद अपनी ससुराल की एकमात्र प्यारी सखी और मोहल्ले की मुंह बोली ननद को मॉल में देखकर मैं खुशी से चीख उठी। हाँ भाभी, मैं मुस्कुराते हुए बोली। थोड़ा बदन भर आया था और चेहरे पर उम्र दिख रही थी, पर शरीर अभी भी वही झरहरा, चर्बी का नामो निशान नहीं। कैसी है तू और कहाँ है आजकल? भूल गई ना मुझे? तूने तो एकदम ही रिश्ता तोड़ लिया हमसे। रिश्ता नहीं तोड़ा भाभी, मैं ही आपको भूल सकती हूँ। कौन बस कांटेक्ट नंबर खो गया था और घर कभी आना नहीं हुआ। बैग तभी पीछे से उसके बैग उठाए उसके पास कोई आया। अरे तुम यहाँ क्यों रुक गई? मैं कब से वेट कर रहा हूँ अंदर। भाभी में अरे मेरी सावी भाभी मिल गई थी ना इतने सालों के बाद, तो छोड़कर कैसे आ जाती? इनसे मिलो, ये ही है मेरी सविता भाभी। और वो उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखकर हाथ जोड़ दी। मैं उसको देखकर दंग रह गई। उफ, ये तो हूबहू दीपक है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये मेरी आंख का धोखा तो नहीं? क्या सोच रही हो भाभी? यही ना कि ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये दीपक नहीं है। भला एक मरा हुआ शख्स जिंदा कैसे हो सकता है भाभी? यह है प्रकाश। जिस तरह आपको आश्चर्य हुआ था वैसे मुझे भी हुआ था। मैं श्याम को मिलूंगी आपसे और बहुत सी बातें करूंगी। भाभी चलती हूँ घर पर, मम्मी अकेली है। चाय तैयार रखिएगा, कहकर वो घर चली गई और मैं अतीत की गलियों में। ज्योति नाम था उसका। पिता गुजर चुके थे। बड़ी बहन दीपा की शादी हो चुकी थी और अब घर में मात्र उसकी माँ और ज्योति ही थे। एक आकर्षक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीपक से उसकी शादी तय हुई थी। बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी हुई। मोहल्ले के प्रतिष्ठित गोयल परिवार की दुलारी बेटी थी। उनके घर विवाह की रस्मों में सम्मिलित होने गई थी। शादी के लगभग 5वें दिन ज्योति मायके आई, पग फेरे की रस्म के लिए, और फिर मुहूर्त भी नहीं था, इसलिए 4 दिनों बाद ही उसे जाना था ससुराल। जब वो मायके आई थी तो मैं उससे मिलने गई थी। कितनी चहकती हुई सी लगी थी ज्योति। चमकता चेहरा, दमकता सिंदूर उसका, लाल सलवार सूट और भरे भरे हाथों में लाल चूड़ियां थी। जी कर रहा था कि नजर उतार लूं। बहुत खुश थी वो। अभी तो जी भर के अपने पति के साथ भी नहीं रह सकी थी वह। मुझसे काफी घुल मिल गई थी। बोलती थी कि भाभी बस 4 दिन की चांदनी थी, 5वें दिन यहाँ चली आई। आपकी याद तो आ ही रही थी, कह के खिलखिलाते हुए गले लग गई। फिर पूरी प्लानिंग बताने लगी कि कहाँ घूमने जाएंगे वगैरह, वहाँ क्या होगा वगैरह वगैरह। 9 फरवरी को उसकी विदाई हो गई। 10 की सुबह वे हनीमून पर निकले और 14 को वापस लौट आए। 14 फरवरी की सुबह उसने मुझे फोन किया। भाभी, उन्होंने मुझे वैलेंटाइन डे का गिफ्ट दिया है, सुंदर सी कार। शाम को हम घर आ रहे हैं, आज उनसे मिलवाऊंगी आपको। मैंने भी उससे बात करके फोन रखा। शाम होने को आई किंतु ज्योति अभी तक नहीं आई थी। उसके घर की लाइट भी बंद थी। मैं काम अवश्य कर रही थी किंतु मेरा मन ज्योति में ही लगा था। खाना वगैरह बनाकर मैं जल्दी जल्दी अपने कमरे में गई और ज्योति को फोन लगाने लगी। उसने फोन नहीं उठाया। हार कर मैंने फोन रख दिया। सोचा हो सकता है कोई दूसरा प्लान बन गया हो। बाद में दूसरे दिन सुबह मैंने आंटी के घर के बाहर थोड़ी भीड़ देखी। मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़कने लगा, मगर दूर से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मोहल्ले की एक औरत किसी से बात करते हुए मेरे गेट के सामने से निकली। अभी शादी को कितने ही दिन हुए थे, बेचारी कुल 15 दिन में ही उसका सुहाग उजड़ गया। यह सुनकर मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जो सुन रही हूँ यह सच है या फिर मेरे कानों का धोखा है। हे ईश्वर, यह अनर्थ हो गया। लोगों की संवेदनाएं इस दुख की घड़ी में गोयल परिवार के साथ अवश्य थी, किंतु मैं सब यह हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि उसका सामना कर सकूं। तभी मैंने पास खड़ी एक महिला को बात करते सुना। ज्योति की सास ने बाल पकड़कर खींचते हुए उसे घर से बाहर निकाल दिया।
कुलक्षणी खा गई ना मेरे बेटे को। बहुत ही गलत हुआ उसके साथ। इतनी सुंदर सुशील संस्कारी लड़की थी बेचारी। एक और महिला ने कहा, ज्योति को लेकर आ रही है मिसेस गोयल। वे आपस में बातें कर रही थी और मैं बीतते हुए वक्त में पहुंच गई थी। उस चेहरे को याद कर रही थी कि उस दिन वो कह रही थी कि भाभी बस 4 दिन की चांदनी थी। अनजाने में ही क्या कह गई थी वो। भारी मन से मैं वापस घर आ गई थी। सब कुछ छोड़कर लेट गई और सोचने लगी, कितनी चुलबुली थी ज्योति। मेरी हर नई साड़ी कैसे पहनती थी और कहती थी, भाभी बस शादी हो जाने दो, फिर देखना मेरा फैशन। और ईश्वर ने ये क्या कर दिया उसके साथ। अभी तो उसके सजने संवरने के दिन थे। तभी मेरी सास ने आकर कहा कि बहू देख, ज्योति आ गई है, हमें मिलना चाहिए उससे। मैंने कहा, आई माँ जी, और गोयल आंटी के घर की तरफ बढ़ गई। मुझे लग रहा था कि मैं उस अभागी का सामने कैसे करूंगी, क्या कहकर छोड़ूंगी उसे, क्या दिलासा दिया जाएगा, उसके यह ताजे जख्म कैसे भर सकेंगे। उफ, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। अंदर से रोने की आवाजें आ रही थी। दरवाजे के भीतर प्रवेश करने पर मैंने देखा कि ज्योति ने नारंगी बंदेज की मारवाड़ी साड़ी पहनी थी। भरे भरे हाथों में अभी मेहंदी भी पूरी तरह से नहीं छूटी थी। हाथ में लाल चूड़ा और पाँव में महावर। मेहंदी और महावर ने पाँव में चढ़ी हल्दी के पीत आभा अभी तक नहीं त्यागी थे। उसके खुले हुए बाल उलझे और रूखे से हो उठे थे। मांग में अभी भी पीला सिंदूर चमक रहा था। वो जैसी थी वैसी ही चली आई थी और उसकी आंखों में चीर विरहन का उजड़ा हुआ रूप था। उफ, मार्मिक दृश्य असहनीय। मैं चुपचाप कमरे के एक कोने में बैठ गई थी। मिसेस गोयल दहाड़े मारकर रो रही थी कि हमारी बेटी का तो जीवन बर्बाद हो गया। हमें पता होता तो हमें इसकी शादी अभी नहीं करते। अभी उम्र ही क्या है हमारी ज्योति की। किंतु ज्योति की आंखें सूजी हुई थी, किसी निर्विकार शून्य में गुम थी। चेहरे पर न दुख था न आंखों में आंसू, बस एक भाव हैरत का था, मानो वो खुद से ही पूछ रही हो, ये सब कैसे हो गया। उसकी नई कार में बैठकर जब वो लोग मायके आने के लिए निकले, तभी गाड़ी को बैक करते वक्त एक ट्रक ने करारी टक्कर मार दी। दीपक तुरंत ही प्राण त्याग गया था, जबकि ज्योति के माथे पर चोट आई थी। मौत शायद किसी न किसी बहाने ही आती है, और वही हुआ। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। मैं रोज ज्योति के पास जाती और उससे बात करती, पर वो हाँ हूं के अलावा कुछ नहीं बोलती थी। उसने खुद को कठोर बना लिया था। एक दिन ज्योति की डायरी मुझे मिली, जिसमें उसने एक कविता लिखी थी, 7 जन्म का साथी। क्यों रूठ गया मुझसे, क्या हुई थी खता, क्यों छोड़ गया ऐसे। कहते हैं 7 जन्म साथ रहते, ये 7 फेरों के साथी। फिर क्यों अलग हुई दीपक से ज्योति की बाती। क्यों अलग हुए हम, क्या उसके कर्म थे, क्या मिलेंगे हम। ये ये हमारे आखिरी जन्म थे। दीपक की ज्योति जो बुझ चुकी थी, मैं समझ गई थी कि अब ज्योति दीपक का स्थान किसी को नहीं दे सकती। 1.25 महीने ही बीता था कि एक दिन जब मैं उसके घर गई, तो वहां पर गोयल आंटी कुछ समझा रही थी और ज्योति बैठकर रो रही थी। तब ज्योति ने रोते रोते मुझे खुद के मुझे खुद के गर्भ से होने के विषय में बताया। आंटी चाह रही थी कि वो गर्भपात करा ले और दूसरी कहीं जगह उसकी शादी की जाए, किंतु ज्योति दीपक की इस आखिरी निशानी को कतई नहीं खोना चाहती थी। एक माँ की निगाह से देखो तो आंटी गलत थी और न ही ज्योति। ज्योति अपने फैसले पर अडिग थी। कुछ दिनों तक सबने उसको बहुत समझाया, पर वो कुछ समझना नहीं चाहती थी और दीपक की आखिरी निशानी को दुनिया में लाने के लिए वो आंटी के साथ शायद किसी अन्य शहर चली गई। कुछ दिन तो उसने मुझे हाल खबर भेजी, पर उसके बाद क्या हुआ, उसकी क्या संतान हुई, कुछ पता नहीं मुझे। और आज यूं मिल गई मॉल में घूमती हुई। सबसे बड़ी बात, इतनी खुश लगी थी वो। इतनी देर हो गई, अभी तक ज्योति नहीं आई। सोचकर मैंने अपने घर का दरवाजा खोलकर कोयल आंटी के मकान की ओर देखा। वर्षों बाद उनके घर की लाइट जल रही थी। उत्सुकता से मैं वहीं खड़ी उसका इंतजार कर रही थी।
तभी गेट खुला और सामने से ज्योति एक प्यारी सी बच्ची और बेटे को लेकर मेरी ओर आती दिखी। देखा भाभी, कहा था ना कि शाम को मिलती हूँ आपसे, और देखिए अपनी फौज के साथ आ गई हूँ आपसे मिलने। हाँ ज्योति, तू तो सपना हो गई थी मेरे लिए। तुझे नहीं पता आज मैं कितनी खुश हूँ। एक तो तुझसे मिलने की खुशी और दूसरी तुझे खुश देखने की। हाँ भाभी, जानती हूँ। दरअसल मैं भी सिर्फ आपसे मिलने की बेताबी से भागी आई। जब मैंने प्रकाश को आपके बारे में बताया तो तुरंत मुझे यहाँ लेकर आए। बच्चों को बुलाकर मैंने उसके बेटे के साथ खेलने में लगा दिया और ज्योति को चाय पानी देकर अधीरता से उसका हाथ हाथ में लिया और बोली, अब बता तू कैसी है। मैं ठीक हूँ भाभी। जब यहाँ से गई तो कोई सहारा नहीं था पापा की पेंशन के अलावा, पर वो भी तब तक जब तक मम्मी के साथ हूँ। मैंने समय के सदुपयोग के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वक्त आने पर मुझे दीपक की निशानी मिल गई थी, मानो दीपक खुद मेरी गोद में आ गया हो। वैसी ही मुस्कान, वैसी ही हरी भरी आंखें। मैंने भविष्य की सोचकर नर्सिंग की ट्रेनिंग को देखते देखते 3 साल बीत गए। मैंने एक हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लिया। बस इसी तरह जिंदगी चल रही थी। बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। पर प्रकाश, वो कैसे मिले तुझे? वो तो एकदम दीपक जैसे हैं। उसके बारे में बताना कुछ। और ये गुड़िया तुम्हारी और प्रकाश की बेटी है? मैंने बिटिया का गाल छूकर पूछा। नहीं भाभी, इसी ने तो मुझे प्रकाश से मिलाया। ये प्रकाश की बेटी है ईशु। जिस हॉस्पिटल में मैं जॉब करती थी वहीं ये पैदा हुई थी। बच्ची के जन्म के तुरंत बाद उसकी मां की ओवर ब्लीडिंग के कारण मौत हो गई। उस रात मेरी भी ड्यूटी थी। जब बच्ची बहुत रो रही थी तब मैंने ही उसको संभाल रखा था। बच्ची की हालत नाजुक थी, इसलिए ये हॉस्पिटल में एडमिट कर ली गई थी। उसकी मां का शव लेने जब इसकी फैमिली आई तो पिता के स्थान पर हस्ताक्षर करते हुए शख्स को देख मुझे चक्कर आने लगे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उफ, वही चेहरा, वही कद काठी, वैसा ही रंग, वैसे ही बाल। बस फर्क था तो आंखों का। प्रकाश की आंखें दीपक की आंखों से हरी भरी थी। हरी नहीं थी, काली थी। मैंने किसी तरह खुद को समझाया और ये बात किसी को जाहिर नहीं होने दी। मैं उनसे बात करने में कतराती थी, पर उनकी बेटी अब साल भर की होने को आई थी। पर वो अक्सर बीमार रहती और उसको लेकर हॉस्पिटल आता। एक दिन मैं ड्यूटी पर नहीं थी और ईसु किसी के हाथ से इंजेक्शन नहीं लगवाती थी, तो हार कर प्रकाश इसको लेकर मेरे क्वार्टर पर आ गए। चिराग ने दरवाजा खोलते ही कहा, अरे मम्मी देखो पापा आ गए। और प्रकाश से लिपट कर रोने लगा। मैं बुरी तरह डर गई थी कि अब क्या होगा। मुझे प्रकाश को सब कुछ बताना पड़ा। मम्मी ने भी दीपक की तस्वीर उसको दिखाई। प्रकाश सब समझ गया। मेरा उनसे इस तरह कतराना भी तभी तभी यीशु इंजेक्शन लगाते ही नींद से जाग गई और मुझे देखते ही मेरी गोद में आने को मचलने लगी। मैंने यीशु को चिपका रखा था और चिराग रोते रोते प्रकाश की बाहों में सो गया था। मम्मी चिराग और यीशु दोनों की हालत देखकर अंदर चली गई। समय बीतता गया। आज तक उनकी बेटी को ये नहीं पता चला कि मैं उनकी माँ नहीं हूँ और ये मेरा बेटा चिराग है। मेरा चिराग, जिसे जलते रहने देने के लिए मैंने अपनी जिंदगी को अंधेरे में कैद करना चाहा था। उसकी खातिर ही प्रकाश के उस चेहरे को मुझे रोज देखना पड़ता जो मेरा दीपक नहीं, बस उसकी आकृति है। पर प्रकाश के आने के बाद मेरी जिंदगी में उजाले आ गए थे। एक जीने की वजह है। हालांकि हमने शादी नहीं की है, हम बच्चों की खुशी के लिए दोस्त बनकर साथ रहते हैं। मेरे बेटे को उसका नाम और पिता का साया मिल गया और यीशु को माँ और यीशु की माँ की ममता की छां। बस इतनी सी कहानी है। अरे ये क्या, आप तो रो रही है, ज्योति ने मुझे देखकर कहा। ज्योति की बातें सुनते हुए मैं भावुक हो उठी। एक शब्द भी नहीं बोल सकी। बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने, सिर्फ इतना बोलकर मैंने अपने मनोभावों को छिपा लिया। ज्योति ने अन्य बातें कर मुझसे विदा ली। अगले दिन वो वापस चली गई। उसके जाने के बाद भी मैं उसके विषय में ही सोचती रही। मन उधेड़ बुन में था। इस बार ज्योति को खत लिखना बेहद जरूरी था ही, जो मैंने लिख ही डाला पूरे अधिकार के साथ। मेरी प्यारी ज्योति,
सदा खुश रहो। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियां अपनी रौनक फैलाती रहे। तुम जैसी बहादुर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। पति के जाने के बाद भी तूने अपनी हिम्मत नहीं हारी। दीपक की आखिरी निशानी को दुनिया में लाकर तूने एक माँ और एक पत्नी का फर्ज अदा किया। अब बारी है एक बेटी का फर्ज अदा करने की। प्रकाश बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है और मैंने उसकी काली आंखों में उन हरी आंखों से चाहत देखी है। तूने अब तक कैसे नहीं देखी। उस उसकी बेटी को सीने से लगा के रखने वाली स्त्री के लिए उसके मन में सिर्फ सम्मान तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं प्रेम का अंकुर भी अवश्य फूट चुका है। वरना वो अब तक तेरे साथ क्यों रहता। वो किसी अच्छी सी लड़की को देखकर घर नहीं बसा लेता अपना। आंटी के मन को समझ उन्हें भी अपनी बेटी के बसे हुए घर को देखने की चाहत होगी। मेरी बातों पर गौर करना, मैं जानती हूँ। और मैंने तेरी वो डायरी भी पढ़ी थी जिसमें तूने दीपक के लिए 7 जन्मों का साथी करके कोई कविता लिखी थी। जब दीपक तेरी जिंदगी को गुमनाम अंधेरों में छोड़कर चला गया, तब क्या प्रकाश ने तेरे अंधेरे रास्तों पर उम्मीद की किरण नहीं दिखाई? तेरे सूनेपन में बारिश की फुहारों से शीतलता नहीं दी? क्या जब चिराग उसको पापा कहता है तब तुझे खुशी नहीं मिलती? क्या वो इस जन्म में तेरा साथ देने के लिए ईश्वर द्वारा भेजा नहीं गया? एक बार ठंडे से दिमाग से और शांत मन से सोच और फिर बता, क्या आजीवन यूं ही दोस्त बनकर रह सकोगे तुम दोनों? जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए प्रेम की डोर का होना बहुत जरूरी है। तुम दोनों अपने बच्चों की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए विकल्प के रूप में भी एक दूसरे को जरूर देखना। एक बार जो अनहोनी हो गई उसको जीवन भर ढोती रहेगी तू। मैं चाहती तो तुझे फोन करके या उस दिन ही तुझसे ये बातें कह सकती थी, पर लिखी हुई बातें सीधे दिल की गहराइयों में उतर जाती है, जैसे तेरी लिखी वो कविता मेरे दिल में उतर गई है। एक बात और, मुझे कोई अधिकार तो नहीं, पर अगर तुझे मेरी बात थोड़ी सी सही लगी तो यीशु का नाम रोशनी रख देना और प्रकाश के बारे में जरूर सोचना। याद रखना, अनकही और बिना लिखी बातों को याद रखना आसान नहीं। तो जो जिंदगी तेरे हाथ की लकीर में ईश्वर ने कभी लिखी ही नहीं, उसको सजाने की गलती मत कर। एक नई रोशनी भर राह तेरा इंतजार कर रही है। रात फेरों का साथी यदि बीच राह में छोड़कर चल दे, तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति उस अंधेरी राहों में रोशनी नहीं बिखेर सकता? क्या वास्तव में वो सच्चा 7 जन्म का साथी नहीं कहलाएगा? तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा में तुम्हारी भाभी। इसके कोई हफ्ते भर बाद ही उसका फोन आया। ज्योति ही थी। उसने कहा, भाभी, 15 तारीख को रोशनी का दूसरा जन्मदिन है। आपकी बात मान ली है मैंने। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए और आपको आना ही होगा। उसकी आवाज की खनक और अधिकार की लय बता रही थी कि उसे 7 जन्म का साथी का मर्म समझ लिया है। मन ही मन उसे ढेरों आशीर्वाद देती हुई मैं खुशी में बस इतना ही बोल पाई, हाँ हाँ क्यों नहीं, बस तू हमेशा खुश रहे। मैं जरूर आऊंगी। आज ही तेरे भैया से बोलती हूँ कि मेरी टिकट करवा दे। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना।